Assalamu alaikum. Good morning, Good everybody. morning. How is it going? A special good morning to people in Islamabad because the मौसम over there is just unbelievable. भाई, ओले आपकी तो पड़ ठंड आ रहे रही है। हैं, बारिश हुई, ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं पंखे चल रही बंद, हैं और सब कुछ धुला धुला हो गया है। जज्बात तब्दील हो गए थोड़ी ही What have देर you में। done to deserve it? Is my question. मतलब खैर ये क्यों? हो जाता होता है ना, हम भी आपको पता है कितने अरसा इन इलाकों लेकिन- में रहे हैं। सो शदीद गर्मी पड़ती है और फिर और एक फिर- जबरदस्त बारिश होती है और मौसम सुहाना हो जाता हमारे है यहाँ भी वैसे तो गर्मी बहुत और है लेकिन लिटरली अगले दिन दोबारा गर्मी हो जाती है। सो कुछ देर पहले के मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। those moment ये लो जी सामने आ गया। 24 से 32 घंटे में कहूँगा सुहाने गुजरते हैं इस मौसम के बाद। तो इसमें जब आपको पता है कि अगले कुछ महीने ही आपके बुरे गुजरने हैं मौसम की वजह ये से, रिलीफ- तो उसमें अगर कुछ दिनों बाद ऐसा थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता रहे तो इंसान का मूड और टेम्परामेंट और द विल टू लिव जिसको कहते हैं ना वो रहती दोबारा है, जाग उठती वो है। जाग उठती है और उसको थोड़ा सा आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद रिससिटेट करना पड़ता है। बट आई वुड अगेन से कि हुमा अगर कराची में आप किसी ऐसे मकाम पे हैं जो इर्द गिर्द से लिटरली कंक्रीट की बिल्डिंगों से नहीं घिरा हुआ, पहले तो ये एक ही दो मकाम होंगे, इससे ज्यादा हाँ। हो नहीं सकते। मतलब बात तो आपने ऐसे की है कि हमारे पास कोई बेतहाशा Options हैं। चॉइसेस हैं So- कि ऐसे पॉकेट्स हैं हमारे पास कि जहां कंक्रीट नहीं वहाँ है। It's पे everywhere. आपको वो जो शाम की हवा है, जैसे ही सूरज ढलता है शाम की हवा आपको बड़ी फील गुड फैक्टर देती है एंड इट इज ग्रेट। आई थिंक Literally, he's कराची का only talking about where he आई lives. थिंक कराची का मौसम इज यू नो इन Okay, fine, क्या I got कहते it. हैं? You got it? All right. बेहतर है, बेहतर है Yes, it's not so bad. Then In fact, Lahore कल and मेरा- Islamabad and other कल cities like I had this. some guests who had come from Lahore और वो मुझे बता रहे थे और हम बाहर खड़े थे और काफ़ी गर्मी लग रही थी हमें, ह्यूमिड भी था, बट दे वर इंसिस्टिंग कि ये फिर भी लाहौर से बेहतर है। हाँ। कि इतनी गर्मी है That's what I'm लाहौर saying. में कि लाहौर जल रहा है इस वक्त एंड हम यहाँ बैठे हुए हमें लग रहा था कि जी कराची में भी बहुत गर्मी है जो कि ऑब्वियसली हर जगह ही है, लेकिन दे वर सेइंग कि नो इट्स स्टिल नहीं, बेटर क्योंकि बिकॉज़ थोड़ी सी सी हवा ब्रीज चल वाला रही जो थी। फैक्टर है ना, Yeah, इट रियली that's प्लेज एन right. इंपॉर्टेंट रोल और उसकी वजह से मौसम, सूरज की तपिश जब कम हो जाती है तो मौसम बेहतर हो जाता है और खासा बेहतर हो जाता है। बस बारिश नहीं होती हमारे यहाँ और वहाँ हाँ। आपको पता है कि बारिश हो जाती है। अच्छा जी, Yes, अभी that's the आगे only बढ़ेंगे difference. और हम मौसमों की बात कर ही रहे हैं तो वो जो बादल छाए हुए थे वो बदस्तूर छाए हुए हैं और आसमान की क्लैरिटी का कोई इम्कान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट द अमरीका ईरान सिचुएशन और मौसम वहाँ ताहाल अब्र आलूद ही है। बड़ा आपने शायराना बात की। आपको पता है ना एक शायर भी आज हमारे शो पे आ रहे हैं, हाँ, हमारे बिल्कुल। अपने ही। हाँ, हाँ। वैसे आर यू anyway. टेकिंग अ बेट के कब होगी Anybody deal? who was taking a bet on इस डील पे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि बात तो आपको पता है 2 महीने से शुरू हुई है, वो तो घाटे में। तो वो तो बहुत ही घाटे में जा रहे होंगे और प्लीज बेटिंग वैसे ही नहीं करनी चाहिए और ऐसी चीजों पे तो बिल्कुल ना करें जहां ट्रंप फैसले कर रहे हो, क्योंकि ही कैन गो एनीवेयर। सो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा कब होगा, फौरी तौर पर होगा या नहीं होगा? वैसे फौरी तौर पर तो नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। मुज़ाकरात भी हैं, हमले भी साथ साथ हैं, वैसे ये तो पहली बार ही फायर देखा भी है, होगा। सीज फायर जहां इसकी खिलाफ वर्जी भी है वो है भी। तो ये वो है मुतज़्ज़िन भी। जो है ना, ये पहले हमने किसी जंग में नहीं देखा जहां हमले भी हो रहे हैं, सीज फायर बरकरार है और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। तो ये सब वैसे तो मुस्बत पेशरफ्त में ही आती हैं ये चीज़ें। हाउएवर इजराइल और लबनान जो है हुकूमत के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक, This is a good sign. दिस इज अ गुड साइन। वैसे ये जंग बंदी पर इत्तफाक पहले भी हुआ था और फिर जंग क्या हमले शमले दोबारा होना स्टार्ट हो गए। सो वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस इज गोना स्टे, बट गुड। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है और इजराइल और लबनान ने बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है। चलो दैट इज़ गुड। और इजराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, तो आगे की भी इन्होंने एक डेट दे दी है विच इज़ प्रॉमिसिंग एक्चुअली। तो इंटेंशन आपको नजर आ महकमा जाए। खारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिस पर लेबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। उधर अमरीका और ईरान के दरमियान जो स्टेलमेट वाली सूरत हाल है वो जूं की तूं है। अगरचे उम्मीद की थोड़ी सी किरण अभी बाकी है कि दोनों मुल्क दोबारा बड़ी जंग की तरफ जाने के लिए दिखाई नहीं देते तैयार, लेकिन ये भी समझना मुश्किल है कि हालात कब तक यूं ही रहेंगे जिसमें कुछ नहीं हो रहा होगा। अमरीकी सदर के बयानात गोल मोल और तशरीह तलब आ रहे हैं और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है और सर्टनली फिर उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। और कल उन्होंने ये तक कह दिया, सुनिए ज़रा, कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात कर सकते हैं, यू नेवर नो। और ये भी कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं।
अच्छा, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। यानी बिल्कुल ही डायरेक्ट फायर होगा हमारे सोल्जर्स पे तो फिर हम दोबारा जंग करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया सिफारती हल को तरजीह दे रहे हैं और जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहते, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। अच्छा, कुवैत ने ईरानी हमले पर सख्त रद्द अमल देते हुए ईरानी सिफारती अमले के 2 अरकान को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का कह दिया है। सिर्फ 2। हाँ, कुवैत पे आपको पता है ना हमले हुए थे, एयरपोर्ट को कितना नुकसान पहुंचा, उसके वीडियोस भी आई थी जी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से कहा है कि वो ईरानी जहरियत के खिलाफ मजबूत और मुश्तरका मौक़िफ़ दें। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों पर हमले हो रहे हैं, मगर साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा सिफारतकारी भी कर रहे हैं, उसमें भी मसरूफ़ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। जापान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर बात की है। और ऐसा तासुर आ रहा है कि अगर अमेरिका खित्ते से निकल जाता है तब भी ईरान और खलीजी मुल्कों के दरमियान ये रंजिश जो है खित्ते को मुस्तकिल गैर यकीनी हालात से दो चार रखेगी। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका को निकाल के भी इनके ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब ये जियोग्राफी जो है ये बदलने नहीं वाली, इंसानों ने एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो दे शुड कम अप विद अ प्लान वेयर दे कैन को एग्जिस्ट एंड फ्लरिश। ये बहुत ज़रूरी है, ऑलरेडी कर लें। और फिर ये एक सैम्पल एग्जाम्पल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये जंग इसको उस तनाज़ुर में भी देखा जाए कि कितनी मदद कोई आपकी कर सकता है। अगर आपस में आपकी नहीं बनेगी तो अमेरिका ने उठ के नहीं आना बार बार आपकी मदद करने के लिए। सो डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा तो नहीं हो पा रहा ताहाल, लेकिन दोनों जानिब से जो ताज़ा बयानात हैं, जो राबताकारी है, इससे हम वैसे तो क्या ही इशारे लें, लेकिन कम से कम ये तो इशारा मिलता है कि काम रुका नहीं है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और चलता रहा है। सो क्या उम्मीद रखें, या आप भी उम्मीद रखें कि जल्द कोई इत्तफाक राय सामने आ सकता है, क्योंकि और कितना इस तरह सूरत हाल यूं ही रह सकती है? अमेरिका और ईरान के दरमियान खासी कशीदगी चल रही है, लेकिन लगता ये कि सफारती राब्ता नहीं टूटा। इस हवाले से कि जो कुछ प्रपोजल्स हैं वो अभी भी एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों के दरमियान, लेकिन इस वक्त कोई इस तरह का हमें इशारा या इंडिकेशन नहीं मिलती कि जिससे कि हम ये कंक्लूड करें कि ये करीब पहुंच गए मुआहदे के। वैसे तो सदर ट्रंप हर 2 दिन बाद कहते हैं कि जी हम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, डील इज़ वेरी क्लोज, लेकिन लगता नहीं है कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो की इश्यूज हैं उनके दरमियान, उस पे उस किस्म का या उस किस्म की एग्रीमेंट हुई हो जिससे कि हम कह सकें कि जी डील इज़ क्लोज। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा लगेगा, जल्दी मुझे नहीं कुछ नज़र आता कि होने वाला है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त तो जिस चीज़ पे बात हो रही है वो इंटरिम डील है, यानी कि एक आर्जी डील है, लिमिटेड डील है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस पे इतने मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है दोनों फरीक को, तो जब कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट पे उनके मुज़ाकरात होंगे जिसमें कि न्यूक्लियर यानी कि जौहरी इशू शामिल है, तो उस पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो मेरा ख्याल है अभी हम बिल्कुल करीब नहीं है किसी ऐसे लास्टिंग मुआहदे के। लास्टिंग मुआहदा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं लेकिन करीब नहीं है। बिल्कुल हम करीब भी नहीं है, और फिर क्या ऐसी चीज़ है जो सस्टेन भी करे। डॉक्टर साहब, अमेरिका के साथ तो सीज़ फायर चल रही है, लेकिन ईरान और करीबी अरब रियासतें जो हैं उनका मामला एक अलग भी चल रहा है। और अगर अमेरिका ईरान कुछ तय कर भी ले तो क्या इस खित्ते में भी सब आपको लगता है बिटवीन द अदर गल्फ स्टेट्स सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, या फिर हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहेगी? की तरफ से ये कहना है कि जो उनके हमले हुए हैं वो अमेरिकन बेसिस पे हुए हैं, बहरीन में और कुवैत में।
तो वो इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने उन मुल्कों पे नहीं हमला किया बल्कि उन बेसिस पे हमला किया जो ज़ाहिर है उन मुल्क में ही है। और वो उनकी जवाबी कार्रवाई है जो अमेरिका अभी भी हमले कर रहा है, ये कहते हुए भी कि सीज़ फायर है और इस वक्त तो हम नहीं चाहते कि जंग फिर से शुरू हो। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस सब के बावजूद अमेरिका और ईरान दोनों नहीं चाहते कि वापस जंग की तरफ जाए। लेकिन इस वक्त जो हमने कशीदगी देखी है और देख रहे हैं उन गल्फ मुल्कों के और ईरान के दरमियान, वो मैं समझती हूँ कि अगर अमन का कोई मायदा हो भी जाता है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो कशीदगी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, ख़ास तौर पे यूएई और ईरान के दरमियान। और ये दो खलीजी मुल्क हैं, बहरीन और कुवैत, जहाँ दोनों मुल्कों में अमरीकी बेसिस मौजूद हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बाकी चले मुल्कों की बेसिस को अटैक किया, दैट्स वन थिंग, लेकिन जो यूएई के साथ हुआ दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, बिकॉज वहाँ तो इट वेंट ऑल आउट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब इस पूरे मामले में इजराइल का किरदार इंतहाई मनफी रहा है। खैर उन इजरायली वज़ीर आज़म को सुना भी रहे हैं आजकल सदर ट्रंप काफ़ी, लेकिन अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट वही है जिसे कहते हैं ना स्पॉइलर। अब ये लग रहा है कि अमेरिका खुद भी इससे तंग आ चुका है। तो क्या नेतन्याहू इजराइल को एक आलमी तन्हाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, जैसा कि अब सदर ट्रंप भी कह रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहा है जो वो कह रहे हैं? इसमें तो कोई शुबा नहीं है और सबको ये पहले से ही अंदाज़ा था कि इजराइल जंग जारी रखना चाहता है। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट ही हो। तो इजराइल प्लेइंग द रोल एंड द गेम ऑफ अ स्पॉइलर, ये इसमें हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अब ये खबरें आना कि सदर ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बहुत नाराज़ हो गए हैं, हाँ इसमें कोई बेसिस होगा, किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन होगी ट्रंप की तरफ से। लेकिन देखें, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह और तलख कलामी अगर एक फ़ोन कॉल पे हुई है वो अपनी जगह, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया इजराइल को रोकने से, जो कि इजराइल एक मिलिट्री असॉल्ट कर रहा है लबनान पे और साथ साथ जो वेस्ट बैंक पे कर रहा है, और सीज़ फायर है गाज़ा में। उसके बावजूद जब से ये सीज़ फायर इफ़ेक्टिव हुआ है पिछले साल, तब से आज तक वायलेशन पे वायलेशन की है इजराइल ने, और अब तक 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया है इन वायलेशंस में, इन हमलों में। तो इन सारी चीज़ों को तो सामने अगर आप रखें तो अमेरिका ने तो रोका नहीं है इजराइल को ये सारा कुछ करने से। तो ये नाराज़गी वगैरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द पुश कम्स टू शव, वो कुछ भी नहीं करते, ना इजराइल को रोकते हैं, ना ही अमेरिका की जो इमदाद है मिलिट्री और मुआशी, वो उसने कभी ना बंद की है ना पॉज की है। तो मेरा ख्याल है ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको हमें ज़रा कॉशियसली लेना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं नहीं समझती कि वो किसी तरह से कमज़ोर हुए हैं और ना ही होंगे। डॉक्टर मलीहा लोधी, बहुत शुक्रिया फॉर योर एनालिसिस। और बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है, यू आर वेरी राइट अबाउट द फैक्ट कि वो जितना भी अभी ऑप्टिक्स हैं या व्हाटएवर, अभी अब्दुल्ला आप भी मेंशन कर रहे थे कि उन्होंने नेतन्याहू को भी सुनाया कि इफ इट वाज़न्ट फॉर मी यू वुड बी इन जेल एंड ऑल दैट, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ रोकने के लिए कुछ खास करते नहीं हैं। मतलब ये स्टेटमेंट्स ही होती हैं, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट व्हाट इज हैपनिंग हैज़ बिन हैपनिंग इन गजा एज वेल। अच्छा, मतलब उस सीज़ फायर के बाद सैकड़ों लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, बल्कि तादाद तो कुछ 100 क्रॉस कर चुकी है। हजारों, हाँ। मतलब ओवरऑल हम ये सब अगर 2-2.5 साल का अरसा देखें तो हजारों लोग इजराइल की बर्बरियत की वजह से, लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। और कुछ इन द स्टेट ऑफ वॉर जो वो ये जंग करते होते हैं, और कुछ सीज फायर के बाद जो वो भी करते होते हैं, आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम। अब 3 साल बाद यहाँ तक नौबत आई है कि पब्लिकली ये कहा जा रहा है। इससे पहले तो हमेशा पीठ पर थपकी दी जाती थी ना।
हाँ, अब यहाँ तक मामला जरूर आ गया है। सो ये तब्दीली जहाँ आप कहेंगे ना कि हाँ कि अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता, जा रहा या गया, हाँ, मतलब लेकिन यहाँ ये तब्दीली जरूर आई है कि अब पब्लिकली ह्यूमिलिएट भी किया जा रहा है, एज एन रिपोर्ट हो रहा है। अगर प्राइवेटली कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट हो रहा है। और सदर ट्रंप ने जो कल पॉडकास्ट में बात की, सवाल भी किया गया और वो घुमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ उन्होंने ये सब कुछ कहा है। That is right. और बहुत से और मुल्क भी जो हैं जो पहले शायद नहीं बोलते थे, उनको जरूरत नहीं की आप बोलने सूरत हाल देख लें, बाकी मुल्कों की आप देख लें, तो they have started speaking up कि इस पूरे रीजन में कोई एक बोन ऑफ कंटेंशन जो एक चीज है जो हमेशा ही कोई एट्रोसिटी करते हैं और उन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होता है, दैट इज इजराइल, नॉट द अदर कंट्रीज अराउंड इट। तो ये बातें अब जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, ओके, लेट्स कम बैक टू आवर ओन कंट्री। और अब जाएंगे हम गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पे वहाँ माहौल गर्म है, हमें भी जाना चाहिए। वैसे एक बात बताऊँ, 7 को है इलेक्शन, वी शुड प्लान समथिंग। वीकेंड है तो फिर हाँ चलना चाहिए इलेक्शंस के लिए, लेकिन अदरवाइज निसार अब्बास हैं हमारे साथ ही, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ स्कर्दू से ज्वाइन कर रहे हैं। निसार अब्बास, आपके इलाके में ऑब्वियसली आजकल सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। एनी पॉलिटिकल लीडर दैट वन कैन इमेजिन इन पाकिस्तान वो इस वक्त वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि उस जगह पर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका अवाम हल चाहते हैं और सियासी जमातें और उम्मीदवार क्या वादे कर रहे हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात की गहमा-गहमी अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गिलगित में थे। उन्होंने गिलगित में वर्कर कन्वेंशन से वहाँ पे खिताब किया। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो स्कर्दू में, उनकी बहन आसफा भुट्टो जरदारी भी स्कर्दू में है। इसी तरह अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो भी स्कर्दू में मौजूद हैं। और इसके अलावा जो MWM और दीगर जो सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उन तमाम के कायदीन यहाँ मौजूद हैं। इन कायदीन का दावा है और वादा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बुनियादी हुकूक के मामलात हैं, बुनियादी सहूलियात के मामलात हैं, वो तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जो उम्मीदवार हैं वो वफाकी सतह के वादे तो कम ही कर रहे हैं, यहाँ पे जो मुकामी सतह के मसाइल हैं जिसमें पीने के पानी के इशू है, तालीम के इशूज़ हैं, सेहत के इशूज़ हैं और रोज़गार के इशूज़ हैं, उससे जुड़े हुए जितने इशूज़ हैं उनके हवाले से कानून साजी और साथ ही जो सहूलियात की फराहमी के हवाले से उनका वादा ज़रूर कर रहे हैं और आवाम से जुड़े रहने का भी वादा कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में चूँकि अब इलेक्शन बहुत करीब आ चुका है, 7 जून की तारीख करीब आ चुकी है, आवाम के अंदर भी जोश व खरोश में इजाफा हो रहा है। थैंक यू निसार अब्बास। ना सिर्फ हमारी टॉप टियर लीडरशिप ज़ाहिर है वहाँ जलसे कर रही है, सियासी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है, हमारे बहुत सारे स्टार्स एक का तो हमें पता है। आपको पता है असफर हुसैन फ्रॉम बयान, उनका ताल्लुक भी वहीं से है, नताशा हुसैन। लेकिन इस वक्त वहाँ कौन है? हसन रहीम इज इन गिलगित बल्तिस्तान और अपने मामू के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे मिनी मिनी छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे होंगे वहाँ। वी शुड बी देयर। मतलब देखें, अब अगर आपका कोई भांजा भतीजा इस किस्म का स्टार हो तो फिर आपको एज तो मिल ही जाती होगी ना। पीपल वुड लाइक टू एटलीस्ट कम सी यू। लेट्स सी कि वो वोट में कितना ट्रांसलेट होगा। इन एनी केस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज जो है ना, उसका आखिरी और फैसला कुन मैच आज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको पता है कि सीरीज जो है वो इस वक्त 1-1 से बराबर है और आज जो जीतेगा वो ट्रॉफी उसके नाम। It's as simple दोनों as that. टीमें सीरीज अपने अपने नाम करने के लिए पूरी जान लड़ाएंगी। पिंडी में खेला गया पहला मैच पाकिस्तान के नाम रहा था और फिर हमें 41 रन से शिकस्त हुई। दूसरे ODI में पाकिस्तान टीम को सीरीज जीतनी है तो पिंडी में खेले गए मैच की तरह आज सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को मुश्तरका जिम्मेदारी निभाना होगी। मतलब पिछले लाहौर वाले मैच में तो हम क्या ही देखें, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। वो कह रहे थे ना सिकंदर बख्त, वही सूरत हाल थी कि बस आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। जो पिच हमने दूसरों के लिए बनाई थी उसमें हम खुद ही गिरते चले गए। अच्छा, सैयद याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इज आल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। याह्या भाई, बड़े दिन बाद आप आए, आपसे तो बात ही नहीं हुई इस सीरीज तो इसलिए आप ही से शुरू कर देते हैं और आप बता दें कि आपको क्या लग रहा है। अब जिसको कहते हैं ना कि जब 3 मैचेस की सीरीज हो और एक जीत चुके हो तो तीसरे पे बहुत इंतजार होता है और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इट कैन गो एनीवेयर। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया और भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। और कोई शक नहीं है इसमें कि ये तीसरा और आखिरी मैच है, फैसला कुन मैच है
और हालात यहाँ तक पहुंचने नहीं चाहिए थे। हम क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक चीज को देखिए तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और वो है खिलाड़ियों की इनफिरादी कारकर्दगी। ये जो बड़े बड़े नाम आपके पास मौजूद हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं और मराआत ले रहे हैं, कारकर्दगी उनकी 0/सन्नाटा है। और पिछले 5 सालों से हम यही रोना गाना कर रहे हैं कि जी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एशिया के टूर्नामेंट में, टेस्ट मैच में आपसे 2 सेशन नहीं खेले जा रहे, T20 क्रिकेट में आप 20 ओवर नहीं खेल रहे, वनडे क्रिकेट में आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन इस टीम पर ये खिलाड़ी बोझ बने हुए हैं। हम शादाब की बात तो कर रहे हैं कि वो आग का तारा बने हुए हैं, माइक हैसन की। व्हाट अबाउट बाबर आजम? दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। कभी उन्होंने पाकिस्तान को पिछले 5 सालों में एक मैच सिंगल हैंडेड जिताया है। कभी शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है। हारिस रऊफ जो रफ्तार के शहंशाह हैं, कभी उन्होंने अपनी रफ्तार से सामने वाले बल्लेबाजों की विकेटें बिखेरी हैं। रिजवान को इस सीरीज में आपने बाहर किया है। T20 के कप्तान सलमान अली आगा आते हैं, चले जाते हैं। तो अब क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला करना होगा कि क्या करना है उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि देखिए आपको चेहरे बदलने से, नए खिलाड़ियों को लाने से मामला हल होता दिखाई दे नहीं रहा। और ये खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं। बाबर आजम यही पिचेस थी, यही विकेटें थी जहां पर उन्होंने 500 रन किए, लेकिन 232 रन के लिए वो 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर चले गए। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप खुद मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक नेथन एलिस फास्ट बॉलर था, उसने स्पिन पिच पर आपकी 4 विकेट उड़ा दी। तो अब आपको इस बात को संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि आपको ग्राउंड के स्टार की जरूरत है या सोशल मीडिया के स्टार्स की जरूरत है। ग्राउंड के स्टार्स की जरूरत है या सोशल मीडिया के स्टार्स की जरूरत है? भट्टी साहब, आप हमें ये फरमाइए, बताइए कि आज कोई तब्दीली देख रहे हैं आप होती हुई? सुफियान मुकीम की बहुत बात की जा रही है, दूसरे मैच में भी बात हो रही थी कि उन्हें होना चाहिए, लेकिन डू यू सी हिम प्लेइंग टुडे? एंड ऑल्सो भट्टी साहब, किस तरह ये मिक्स होगा जहां सीनियर प्लेयर्स भी हों और जो नए आए हैं उनको भी इक्वल मौका दिया जाए टू शाइन? देखिए अब्दुल्ला, मिलना तो चाहिए, सुफियान मुकीम को भी मौका मिलना चाहिए, शामिल हुसैन बाहर बैठे हुए, अहमद दानियाल बैठे हुए, लेकिन हमने जो माइंडसेट देखा है माइक हैसन का और पाकिस्तान के जो कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वो बहुत ज्यादा तब्दीलियों को बिलीव करते नहीं है। लेकिन याहिया ने बहुत अच्छी बात की और सुबह सुबह इतना कड़वा सच बयान कर दिया कि मेरे ख्याल में अब देखिएगा थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और यही ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम पिछली 2 सीरीज की बात कर लें, बांग्लादेश में हम एक वनडे मैच जीते, वो मैच माज सदाकत ने जितवाया। इस सीरीज में पहला वनडे हमने जीता, वो अरफात मिनास और गाजी गौरी ने जितवाया। तो ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ये कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, वो फरमा रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। कल रात से चंद घंटे पहले वेस्ट इंडीज में किंगस्टन जमैका में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का एक मैच खत्म हुआ, जिसमें श्रीलंका ने 303 रन बनाए और 41 रन से वेस्ट इंडीज की टीम मैच हार गई। देखें, इस ब्रांड की क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अब ये दुनिया में ये क्रिकेट नहीं होती। माइक हैसन किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? भाई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की ये टीम जिसमें उनके 6 मेन प्लेयर नहीं है, हमें 3-0 ये वनडे सीरीज जीतना चाहिए। That's right. 2015 से अब्दुल्ला रोमा, पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर कोई वनडे सीरीज नहीं हारी। आज पाकिस्तान को ये भी खतरा दरपेश है कि खुदा न खास्ता अगर आज भी हम हार गए तो हम ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया की इस तीसरे दर्जे की टीम से वनडे सीरीज हार सकते हैं। हम पिछली सीरीज वेस्ट इंडीज से भी वेस्ट इंडीज में हार के आए हमने। अच्छा, ये जो दर्जा आपने कहा है ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कम बात हो रही है। भट्टी साहब, अभी आपने एक बात की है जिसको ब्रीफली जरा मजीद एक्सप्लेन कर लें कि पूरी दुनिया में इस तर्ज की क्रिकेट अब नहीं खेली जा रही, तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? एग्जैक्टली क्या मतलब है आपका ये कहने का? देखिए, हमने पहला मैच 200 रन बनाकर 5 विकेट से जीता। दूसरे मैच में हम 231 रन चेज नहीं कर सके, हम 41 रन से हार गए। दुनिया में जो जिस ब्रांड की क्रिकेट हो रही है 350 ओडीआई में तो वो बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ओडीआई बहुत आगे। तो ये कौन सी वर्ल्ड कप की तैयारी है? ये तो T20 के स्कोर हैं। हाँ, ये स्कोर बहुत इससे तो लो है। मतलब या
Yahya, what's your take on that? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं माजिद भट्टी साहब। और आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे कब? अब आप मुझे बताइए कि 480 गेंदों के बाद वनडे क्रिकेट में छक्का लगाने में बाबर आजम कामयाब हुए हैं, और आप कहते हैं कि आपको वो खिलाड़ियों की जरूरत है जो कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में छक्के मारे। तो जब आपके नंबर 1 बैट्समैन ऐसे डर डर के खेल रहे होंगे, और जो क्रिकेट बोर्ड में आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी पूरी कर रहे हैं और तनख्वाह लेकर घर जा रहे हैं। आप लोग बार बार ये बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट जो है हमारी हॉकी ना बन जाए, तो कभी आपने ये सोचा कि पाकिस्तान की हॉकी आज यहाँ पर क्यों पहुंची है? आज पाकिस्तान ओलंपिक में 2012 के बाद क्वालिफाई नहीं कर सका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करता है। भाई पाकिस्तान एक साल में 4-4 यूरोप के दौरे किया करता था। पाकिस्तान टीम में सुहेल अब्बास, मोहम्मद वसीम, सकलैन, रेहान भट्ट, सलमान अकबर ये खिलाड़ी हुआ करते थे जिनके नाम आज भी आपको याद हैं। वो टीम में मौजूद होते थे, लेकिन टीम नहीं जीतती थी। आपकी टीम जो है वो कोई टाइटल नहीं जीती। आपने आखिरी बार ग्वांगझू में एशियन गेम जीते, जापान में, आपको पता है कि वो भी सुहेल अब्बास की वजह से नहीं जीते। आप जीते सलमान अकबर की गोल कीपिंग की वजह से। अब जो अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं, सुहेल अब्बास ने 420 गोल किए, लेकिन कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को ओलंपिक जिताया, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को एशियन गेम जिताए, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, कभी सुहेल अब्बास ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो आपकी हॉकी जो थी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से आज यहाँ पर पहुंची, और हॉकी में साबिक खिलाड़ी जो ओलंपियंस हैं वो ओहदों पर मौजूद थे। आज आपकी क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ग्राउंड में खिलाड़ी हैं, और वो फॉर्मर क्रिकेटर जो कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है वो सिर्फ जॉब सीकर बने हुए हैं। और आप कहें कि जी मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक लेकर आ गए, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने बल्ला और गेंद लेकर खुद अंदर जाकर बॉलिंग करनी है। उन्होंने तो जिन लोगों मेरी को बात सुनेंगे यार, तो फिर और क्या किया जा सकता है? मतलब प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, साबिक क्रिकेटर्स से भी हम यही तवक्को करते हैं ना कि उन्होंने ग्लोरी देखी है पाकिस्तान की, वो चाहेंगे कि ये टीम इसी तरह परफॉर्म करती रहे। मतलब मुल्क और मुल्क की परफॉर्मेंस हर चीज़ से बरतर होनी चाहिए ना। और क्या किया जा सकता है? मतलब कोई आसमान से तारे तोड़ के ले आएं जो इनको यहाँ नस्ब करके दे दें कि हाँ जी अब आप काम कर लें, और क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, at the end of the day it is supposed to be a team effort and not individual effort. मैं अब्दुल्ला आपको बताऊं, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मोहसिन साहब ने 2024 में एक बात की थी, सर्जरी। इस टीम को अब सर्जरी की जरूरत है और एक अच्छा ऑपरेशन चाहिए जिसमें अगर ये सीनियर अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, 16 महीने वर्ल्ड कप में बाकी है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको निकाल दें। जो प्लेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े मैच जितवा नहीं पा रहे हैं, तो उनको कहें भाई खुदा हाफिज, हम आपकी जगह नए लड़कों को ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इन लड़कों को खुदा हाफिज कह दें। वो लड़के जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे। देखिए हमारे शायकीन भी अब क्रिकेट से इसलिए दूर हो रहे हैं कि टीम मुसलसल हार रही है। कोई एक फॉर्मेट नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप में हम वहां सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। पिछली सीरीज हमने टेस्ट सीरीज बांग्लादेश में खेली, वहां हम हार गए। वनडे सीरीज हम वेस्ट इंडीज में खेले, वहां हार गए। बांग्लादेश में खेले, वहां हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें जीत के लाले पड़े हुए। और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीमें, अब्दुल्ला और हुमा, वो टीमें जो इंटरनेशनल रैंकिंग में नीचे की टीमें हैं। अगर टॉप टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन उनके 6 बड़े प्लेयर इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आए। तो पाकिस्तान को चाहिए था बेहतर प्लानिंग करते, बेहतर परफॉर्मेंस देते और आउट क्लास कर देते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उन्होंने उल्टा हमें ही हमारे डोज के साथ हरा दिया। और पाकिस्तान की टीम आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज रात जीतेगी या नहीं जीतेगी। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि अब इस सर्जरी की जाए, और वो लड़के जो मुसलसल नाकाम रह रहे हैं, टेस्ट में भी नाकाम रह रहे हैं, देखें बहुत बड़े नाम है, ये बहुत बड़े नाम है भट्टी साहब। हुमा आप जाएं, डॉक्टर नहीं बन के, डॉक्टर नहीं क्या होता, डॉक्टर नहीं बन के सर्जन बन के जाएं, मेरा ख्याल है आप। सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये किसी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खराबी तो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है, इन प्लेयर्स में खराबी है। सिस्टम में खराबी सिर्फ इतनी है कि हम हार से डर रहे हैं। नए बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो नाम आपने लिए इनको अब मजीद रेस्ट ना कराया जाए, इनको सीधा सीधा आप ड्रॉप करें, ये कह रहे हैं आप भट्टी साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तकिल ड्रॉप करें, नए लड़कों को ट्राई करके तो देख लें। देखें ना, दो नए लड़के जो आए, गाजी गौरी और अरफात मिनास, दोनों ने परफॉर्म किया। शामिल हुसैन इस वक्त बाहर बैठे हुए,
सुफियान मुकीम बाहर बैठे हुए, अहमद दानियाल बाहर लेट्स सी बैठे कि हुए। आज किसको मौका मिलता है, शामिल आते हैं आगा की जगह, सुफियान आते हैं, कौन आता है? हैं, शामिल हैं। सो लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आपका। शादाब होते हैं नहीं होते हैं भी बड़ा हमेशा ही सवाल रहता है ना, लेकिन शादाब ने तो स्कोर कर दिया था, लेकिन जाहिर है वो अगर हम उन्हें प्राइमरी तौर पर एक बॉलिंग ऑलराउंडर मानते हैं तो विकेटें तो नहीं ले पाए। अच्छा, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना ज़्यादती और फिर एबॉर्शन की कोशिश में मौत का मामला हरगिज़ नज़रअंदाज करने वाला नहीं है। पुलिस ने तस्दीक की है कि लड़की को मालिक के बेटे और ड्राइवर ने मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया था। अब उसके बयान से एटलीस्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दे रही है अस्पताल में, उसमें वो मालिक के बेटे और ड्राइवर का नाम बता रही है। और फिर सुलह के लिए मकतूला के वालिदैन ने घर के मालिकान से 13 लाख रुपए भी लिए थे। ज़रा ये बताते हैं कि हमल का इल्म होने पर मालिकान की तरफ से एबॉर्शन के लिए लड़की पर सख्त दबाव डाला गया, इसे मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया, एबॉर्शन के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए। ये खासा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक्चुअली क्या स्टोरी है, क्योंकि इवेंचुअली शी पास्ड अवे, उसको गोलियां खिलाई गई, बच्चा उसके पेट में मर गया, फौत हो गया और इन्फेक्शन सर्टनली हो गया, और बाद जब अस्पताल उसे लाया गया तो शी कुड नॉट सर्वाइव। अहमद फराज नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद फराज, बैकग्राउंड ज़रा ब्रीफली बता दें कि क्या हुआ था। देखिए, ये एक आयशा जवेद बच्ची है, ये घरेलू मुलाजमा है, ये फैसलाबाद की रहने वाली है और यहाँ पर मॉडल टाउन के एक रिहायशी हैं, कारोबारी शख्स हैं, वो अली जुल्करनैन उनका नाम है, और उनके घर ये बच्ची कम से कम को 1.5-2 साल से काम करी थी। इससे पहले इसकी जो बड़ी बहन थी, अन्नम उसका नाम था, वो वहाँ पे काम करती थी, उसकी शादी हो गई, वो फैसलाबाद चली गई। ये तकरीबन 1.5-2 साल से वहाँ पर काम कर रही थी, और जब ये अप्रैल की बात बता रहा हूँ, ये अप्रैल में जब छुट्टी पर अपनी वालदैन को मिलने के जब गई वहाँ पर फैसलाबाद, तो उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। तो इसकी माँ ने जब इसका पेट चेक किया तो वो कुछ सख्त महसूस हुआ, जिस पर उसने डॉक्टर से रजू किया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ और लगता है। फिर उस बच्ची की वालदा ने इस जुल्करनैन जो है, उनकी जो बीवी थी, उनको फ़ोन किया, और उम्मे कुलसूम उनका नाम है। उम्मे कुलसूम को उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है और ये मामला है, तो उम्मे कुलसूम ने कहा कि आप ऐसा करें, इसको फिर लाहौर ले आए। उम्मे कुलसूम और उनकी एक बहन थी, ज़किया बतूल उनका नाम है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बाहर से एक स्टिक मंगवाई, जो प्रेगनेंसी स्टिक होती है। जब वो स्टिक मंगवाई तो उस स्टिक को जब चेक किया तो उसको ज़ाहिर है वो एक उसका कलर चेंज हो गया, जिस पर उनको ये पता चला कि ये बच्ची जो है ये प्रेग्नेंट है। और जब उन्होंने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने शुरू में उसको कुछ बताया, फिर उन्होंने एक प्लान किया कि फिर इसका हम एबॉर्शन करवाते हैं। तो फिर ये सुंदर ड्राइविड रोड पर एक निजी हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। फिर ये जो लोग थे, ये जुल्करनैन, इसकी वाइफ थी। So in a nutshell, इतनी डिटेल का टाइम नहीं है अहमद फराज। In a nutshell, they tried to get it aborted. ये हम बात कर रहे हैं, जो इटसेल्फ इलीगल है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे एक बयान जो इस लड़की का आ रहा है, जिसमें वो कह रही है कि ये जो बाजी हैं जहाँ ये काम कर रही थी, उनका बेटा भी इन्वॉल्व था, उसने भी रेप किया, और उस घर का जो ड्राइवर था उसने भी किया। और उसका ये भी कहना था कि मैंने बाजी को बताया कि क्या हुआ है और बेटे का नाम लिया। और काफी महीने सिलसिला इस इल्जाम पे क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी है अब तक? देखिए, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो उनका जो बेटा था वो तो वहाँ रहता ही नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे वो दोनों मियाँ बीवी रहते थे, और ये घरेलू मुलाजमा थी, और वो ड्राइवर था। और उसके बाद फिर ड्राइवर, क्योंकि जो है ड्राइवर ने इसके साथ ज्यादती की थी, और ड्राइवर ने ही इसको ये कहा था कि तुम मालकान का नाम लो, ओन का नाम लो, फिर ये पैसे भी देंगे, तुम्हें भी देंगे, और हमारा ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है वो मुबैना तौर पर ये उसका जो नाम ले रहे थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना ही इन्होंने इसको कोई पैसे दिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज करवाते रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो ड्राइवर था उसने रेप किया था, वो रेप 375A में चालान होकर वो अभी तक जेल में है। वो जेल में ही है, क्योंकि बच्ची की डेथ अभी एक दो रोज़ कबल पहले हुई है, तो इस वजह से अब पुलिस को इसमें 302 का इजाफा करना पड़ गया। लेकिन 302 का भी अगर लग गया तो उसके बाद उन्होंने, उम्मे कुलसूम ने, उसके पूरी फैमिली ने अब अपनी दोबारा अबूरी ज़मानतें भी करवा ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उन्होंने 302 की अबूरी ज़मानतें करवाई हैं, तो वो तो 302 में उनको पुलिस कैसे चालान कर सकती है? 302 में चालान तो हो सकते हैं यहाँ हॉस्पिटल या फिर वो डॉक्टर। अच्छा, वो 13 लाख रुपए कहीं से साबित हो सके कि 13 लाख रुपए इस लड़की के घर वालों को दिए गए? क्यों दिए गए? किसी स्टेज पर इस केस में?
उस पर भी लड़की के जो वालिद है उसने एक वीडियो स्टेटमेंट दे दिया जी हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, और पुलिस तो इस बारे में वो कर रही इन्वेस्टिगेट को पैसा लिया या नहीं लिया, लेकिन उसके वालिद ने, आयशा के जो वालिद है उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने कोई किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया, और ये मुकदमा जो दर्ज हुआ हुआ है ये आयशा के ही बयान पर दर्ज हुआ हुआ है, क्योंकि उसने मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दे दिया था। सो बयान की रोशनी में और अब आपकी बात से ये लग रहा है, बताया आपने कि वो ड्राइवर हैज एडमिटेड दैट ही वाज द वन, और कहानी का एक और रुख भी है। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि नया बजट जो है वो कैसा होना चाहिए, और हकीकी मानों में अवाम दोस्त बजट क्या होता है, ये आज हमने वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज अवाम दोस्त बजट। तो कब होता है अवाम दोस्त बजट? कभी हुआ था क्या हमारी हिस्ट्री में? तो ये आज हम अच्छा जी, मुल्क की पूछेंगे। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की हुकूमत को अहम मशवरे दिए हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के बड़ों ने जोर दिया है कि नए बजट में टैक्स देने वालों को मज़ीद ना निचोड़ें, मतलब उनका भुरकस ना निकालें, टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाएं, एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, सूबों के मामले को ज़रा मॉनिटर करें। ग्रोथ रेट जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो है मखसूस दायरे ही में गर्दिश करती रहेगी, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। जो इंडस्ट्री या तबका पहले से टैक्स दे रहा है, इस पर मजीद टैक्स के बजाय नई इंडस्ट्री लगाने का माहौल बनाया जाए, नई मुलाजमतों के ताकि मौके पैदा हों। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डॉक्टर ज़िलाफ पुनीर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने वज़ीर आज़म को क्या मशवरे दिए हैं, ये सुनिए। प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े, उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। हम लोगों ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की कि रेवेन्यू मेजर्स आपके बढ़ें, लेकिन इस तरह से बढ़ें जिससे आपकी आगे एक ग्रोथ सस्टेनेबल अंदाज में आ सके। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो पीएम साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सके। एआई के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एआई सॉवरेनिटी, एआई के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो कम है। मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिजनेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए, और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए। हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट आईटी जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। खुशाइन बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाया कारोबारी शख्सियात की बहुत सारी तजावीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन इत्तेफाक करना और मुलाकात करना इज जस्ट नॉट इज वन थिंग, और लेकिन उनकी सजेशंस को उसके बाद फिर ट्रांसलेट करना, इम्प्लीमेंट करना इज अनदर। एंड इज इट नॉट जस्ट टू लास्ट मिनट, मतलब अगर गुज़श्ता कई महीनों से ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ सजेशंस आती हैं, ट्वीक्स होती हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी इन सजेशंस का पार्ट होती है, बजट के मौके पर बेनिफिशियल। तो बजट के मौके पर हर हुकूमत कारोबारी तबके और माहिरीन की तजावीज़ जो है वो लेती तो है, लेकिन बदकिस्मती से कोई बड़ी तब्दीली दिखाई नहीं देती। तो ये फिर दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स, एंड यू आर वेरी राइट, टाइमिंग इट्स जस्ट टू क्लोज। फैसले तो आपने सारों ने कर ही लिए होंगे। इन एनी केस, आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अनवर काशिफ मुमताज साहब हमारे साथ हैं, सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। अनवर साहब, सबसे पहले तो हमारा पहला सवाल, कभी आपने अपनी एक्सपीरियंस में अवाम दोस्त बजट देखा है, एंड व्हाट डज इट इवन मीन? मैंने तो नहीं देखा अवाम दोस्त बजट। बेसिकली वो अवाम एक्सपेक्टेशन उसकी ये होती है कि जी आपको कोई रिलीफ मिले। सो आई डोंट, मतलब इन पास्ट और मैं फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई रिलीफ मिलने वाला है। सो इसलिए कि आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो आपकी जो स्पेस होती है बड़ी कम होती है जस्ट टू गिव रिलीफ टू द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बेसिक जो इशू है वो ये है कि हुकूमत को जो करना चाहिए वो भी नहीं करती है हुकूमत, हर चीज़ IMF पे डाल देती है। आपको कोई चीज़ अगर कंप्लाइंसेस की लोगों की कॉस्ट कम करनी है तो आप वो करें, एटलीस्ट वो रिलीफ मिलता है। आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है तो IMF वो थोड़ी रोज रुकती है कि आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते हैं। आप उनको एजुकेशन में कोई रिलीफ दे सकते हैं तो दें उनको, लेकिन वो नहीं किया जाता। तो ये जो काम है ना, ये अवाम दोस्त का, ये एक मेरे ख्याल में ऑप्टिक है। बताइए कि इस साल क्या बड़ी चेंजेस आ रही हैं, कुछ खबर पहुंची है आप तक?
क्या सैलरीड क्लास पे, सबसे पहले तो सैलरीड क्लास की बात करते हैं, इन पे कुछ बोझ कम होगा या नहीं होगा? देखिए ये खबर तो बहुत आपके पास भी है, मेरे पास भी है, पिछले साल भी कह रहे थे, इस दफा भी कह रहे थे, लेकिन इनको लास्ट मोमेंट तक इनको अगर वो नंबर्स जो इन्होंने 15 ट्रिलियन के जो नंबर लेके आए हैं वो मीट नहीं हुआ तो इन्होंने कुछ कम नहीं करना। सो मेरे ख्याल में तो कुछ थोड़ी बहुत ट्विकिंग होगी लेकिन कोई मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स बढ़ने वाला है? हम ऑलरेडी सुन चुके हैं सोलर पैनल्स टैक्स लगने से पहले ही महंगी हो गए, और बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हमारी जरूरत है, क्योंकि बिजली के बिल आपको पता ही है कितने भारी भरकम आते हैं लोगों के। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार पॉलिसी क्या आने वाली है? व्हाट आर द थिंग्स दैट रीचिंग टू यू? बेसिकली पॉइंट ये है कि उनको जो है कि ये एक एरिया था जहां पे लोगों को रिलीफ उन्होंने दिया हुआ था, लोगों को एग्जेम्पशन दिया इलेक्ट्रिक में प्राइमरीली एब्सोल्युटली, तो वो उसको भी टैक्स करने जा रहे हैं बिकॉज उनके जो बजट अभी, अब आप ये देखें ना, एफबीआर ने इस वक्त 800 कुछ समथिंग का बजट जो है शॉर्टफॉल है। अब उसके बाद आपने उनको डबल टारगेट दे दिया उसका कि वो अचीव करें। सो मेरे ख्याल में यही इसी तरह की चीज़ें होंगी जहाँ पे कहीं रिलीफ है भी ना, उस रिलीफ को भी आप जो है बंद कर देंगे। अच्छा, ताजर दोस्त स्कीम, फलाना स्कीम, ढमकाना स्कीम, हज़ारों तरह की ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीमें मुतारिफ करवाई जा सकी हैं। ताजर दोस्त स्कीम से लेकर आज तक की बात कर लें, पिछले साल क्या फ़र्क पड़ गया? कितनी दुकानों पे एक्चुअली पॉज लग गया? हम बड़े रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली होलसेल मार्केटों की बात कर रहे हैं जहां पे अरबों करोड़ों का रोजाना कारोबार हो रहा है। देखिए अकबरी मंडी, जोड़िया बाजार, ये सारी मार्केट मतलब टेयर्स में अगर है, आड़ती जो है, अगर जो रिटेलर 1 है उन पे सब पे लगा हुआ है, जो नीचे सेकंड टेयर में आते हैं उन पे जो है वो कहीं लगा हुआ है, कहीं यूज़ किया जा रहा है, कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा, और कहीं उससे नीचे जो थर्ड टेयर है उस पर बिल्कुल भी नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकी गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट की प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल नहीं है, उनके साथ पॉलिटिकल उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अच्छा अनवर साहब ये बताएं, अब जो शख्स हमें देख रहा है इस वक्त टीवी पे, शायद उसकी इतनी इन डेप्थ नॉलेज ना हो, लेकिन उसको ये पता चल रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस, अगर आप हर बार टारगेट बढ़ाते चले जाते हैं, कंसिडरिंग नोइंग कि पिछला टारगेट भी पूरा नहीं हुआ जिस तरह भी आपने मेंशन किया है, तो किस तरह होगा? टैक्स नेट ही बढ़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर सक्सेसिव गवर्नमेंट आके हर बार, IMF की भी ये डिमांड होती है, हम भी इसका जिक्र करते हैं, यही बात हो रही होती है कि टैक्स नेट बढ़ाओगे तो कुछ आएगा, ये क्यों नहीं हो सकता? कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहती है। बेसिकली वो चाहते हैं कि IMF के जरिए हम अपना टर्म गुजारें और आने वाले गवर्नमेंट देखें। बेसिक अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान करना है तो आपका टैक्स डिज़ाइन को उसको आपको नए तौर पे लेके आना पड़ेगा, आपको एक फ्लैट रेट लेके आना पड़ेगा। अब देखें, प्रॉफिट एंड पे अलग टैक्स है, कैपिटल गेन पे अलग टैक्स है, बिजनेस पे अलग टैक्स है, सैलरी पे अलग टैक्स। अगर मेरी 4 सोर्स ऑफ इनकम है तो उस पर एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आना चाहिए, ताकि मैं मुझे पता है कि 20% तो ना कंप्लायंस की होगी, ना FBR की हार्डशिप होगी। भाई मुझे अगर मैंने 200,000 कमाया है फ्रॉम 3 सोर्सेज तो मेरे पास एक रेट ऑफ टैक्स है। तो वो जो है लोगों को ये ईज, पहला ये आपको ये देना पड़ेगा। आपने टैक्स दिया, आपने पेट्रोल बढ़ाया, लोग उसके साथ स्वेल कर गए, 414 पे पेट्रोल आ गए, लोग स्वेल कर गए, लेकिन आप उनको ईज तो करें। आप ईज करने को भी तैयार नहीं है। वो जो जब सबसे बड़ा मसला है, फ्रस्ट्रेशन यहाँ से डेवलप होती है कि चलें ठीक है आप IMF प्रोग्राम में हैं, आप IMF अब अगले साल भी आप IMF प्रोग्राम में होंगे, आपने कोई ऐसी उसको नहीं किया कि आप। अच्छा, अब इसमें आप लोगों का क्या किरदार है? टैक्स बाज जो हैं उनका क्या किरदार है? मतलब उनसे कोई सजेशन ली जाती है, उनसे इनपुट लिया जाता है कि आप जी एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स लॉयर्स जो हैं वो एक्सपर्ट हैं इस शोबे के, आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या आप लोग नहीं? देखिए, टैक्स बार एसोसिएशन टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं उसको वो कर रहा हूँ, टैक्स पेयर्स अलायंस बनाएं, जहाँ पे टैक्स पेयर्स ये वो बात कर रहे हैं कि जी हमें साइकिल जो कंप्लीट हो रही है हमें कुछ दिया जाए, हमसे टैक्स तो ले रहे हैं आपके, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टैक्स पे हर आदमी एक्सपर्ट हो गया है। इतनी बातें हुई हैं, इतनी बातें, बिल्कुल सिंपल सी बातें, 4 बातें अगर आप रख लें कि 5 बातें इनको एड्रेस कर लेना, तो मेरे ख्याल में टैक्स का निज़ाम जो है बेहतर हो सकता है। इसमें टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत है। बड़े जमींदारों पे टैक्स लगने वाला है क्या नहीं लगने वाला? लगने वाला क्या मतलब है? लग सकता है, लगना चाहिए। देखिए ना आप, उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स आया था, वो अभी तक हॉल्ट पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो इसलिए कि आप पता है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें डोरे दी हैं। अच्छा, ये जो है, और हम हमेशा ये ट्रेडर्स की बात करते हैं कि वो अपनी मनवा लेते हैं, एग्रीकल्चर की आपने बात कर ली, और भी 1-2 इंडस्ट्रीज, इस पे IMF बाय नेम नहीं कह सकता कि देयर इज अ होल चंक ऑफ इंडस्ट्री दैट यू आर लेटिंग गो, और अगर आप उसको बीच में लाएं, अगर नहीं आप उसको बीच में लाएं
तो बहुत सी चीजें ईज हो सकती हैं। बाकी चीजें तो IMF कान मरोड़ के पकड़ के ट्विस्ट करते हैं ना, मनवा लेता है। तो ये भी नाम लेके कहोगे देखिए, इसको उसको करो। पैसे चाहिए, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं? अपना घर ऑर्डर में करते हो नहीं करते हो, ये तो आपका काम है कि अपना घर ऑर्डर में करें आप। वो कहते हैं मुझे ये पैसे असूलन तो चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अब जब नहीं हो रहा तो IMF क्यों करेगी? उसका क्या इंटरेस्ट है? वो तो चाहेगी कि आप हर दफा प्रोग्राम में आए, वो तो चाहेंगे आप खड़े ना हो सकें, वो तो चाहेंगे इकोनॉमिक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ना बन सके। बिकॉज देखिए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, आप 2-3 महीने से जंग की वजह से काफी बिजनेसेस पे फर्क पड़ा है, लेकिन आप टैक्स पे आप कहते हैं वही टैक्स दे दो। सो ये जो है ये तो आपका इन हाउस इन ऑर्डर नहीं है। इन हाउस ऑर्डर करने के लिए IMF नहीं कहेगी, वो कहेगी मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी लेके आओ। हाँ। अच्छा, तो सैलरीड क्लास जो है, मतलब अब क्या इंसेंटिव है कि एक प्रॉपर जो हमारी एक इंडस्ट्री है जो सैलरीड क्लास, जिनसे टैक्स तो मतलब हमारी कौन सी चॉइस है, हमसे तो ले लेंगे, व्हाई शुड वन बी अ पार्ट ऑफ दैट? There is no choice for salary class person because employer टैक्स काट देता है, इसलिए उसको उसके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस मिल जाएगी तो वो भी इसका पार्ट नहीं रहेंगे। बिजनेस को कुछ फायदा मिलेगा, जैसे डिविडेंड्स की बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी वाले, डॉक्टर ज़ुल्फ़ की हम बात सुन रहे थे, वो कहते थे डिविडेंड्स की शरह पे भी टैक्स को नजरसानी करें ताकि नए बिजनेसेस की तरफ लोग राग़िब हों। 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये बात हो रही है। अगर आप अपने प्रोग्राम्स ही उठा के देखेंगे तो यही बातें हो रही होंगी, आपको कोई बातें डिफरेंट नज़र नहीं आएंगी। वो कोई ऐसा फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सैलरीड क्लास के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको नादरा के साथ एक अरेंजमेंट करना चाहिए। आप अगर टैक्स पेयर है ना, तो आप अगर स्कूल में जाएँ, बिकॉज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो आप डेवलप नहीं कर सकते, आपने पूरी एक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल का एक पूरा सेक्टर बना दिया है। वहाँ जाएँ तो आपको एटलीस्ट 25% डिस्काउंट मिलना चाहिए, आपको वहाँ पे उनके पास डेटा होना चाहिए। एटलीस्ट आप ये कर दें कि मैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे 25%, मैं अगर आखान में या किसी में हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे 25 एज अ टैक्स पेयर मिल जाए। आप पहले स्टेप में ये करना, इसमें IMF नहीं करना है, ये आपने करना है। नहीं तो ये 25% का जो डिस्काउंट है ये कौन अफोर्ड करेगा? प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वो दे आर मेंटिंग मनी। गवर्नमेंट उनके साथ अरेंजमेंट करे, टैक्स लाइक दे शुड बी, और गवर्नमेंट उनके साथ अरेंजमेंट करे, उनके साथ गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी हुई है कि पूरा सेक्टर आपने डेवलप कर दिया है। आपको देखिए ना, आप सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल या अगर लाहौर के केस में मेवा हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ तो आप जाने को तैयार ही नहीं है। राइट। सो ये ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, अनवर काशिफ मुमताज साहब, थैंक यू। So ideas over there, suggestions over there, और कुछ ना कुछ। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास एक और खबर है जो बड़ी ग्लोबल हेडलाइन बना रही है। ये तो फॉलो अप एक्चुअली खबर है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के जो केस था, आपको याद होगा, उसके हाई प्रोफाइल केस में मुजरिमों आबिद मल्ही और शफकत बग्गा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। गुड, अच्छा लगा हमें, कोई तो अच्छी चीज़ हो रही है। अदालत ने दोनों मुजरिमों को सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखते हुए इसे दुरुस्त करार दिया और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया। फैसले को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामान रूपर्ट लॉ ने एक्स पर ये खबर शेयर करते हुए लिखा, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसकी वर्डिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। और इस ट्वीट पर एक्स के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, उन्होंने लिखा ब्रावो पाकिस्तान। सिर्फ ये नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि ब्रावो पाकिस्तान, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग in the west as well. Basically capital punishment. वो capital punishment for rape की बात कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों मुजरिमों ने 25 मार्च 2021 को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर 2020 को लाहौर के करीब मोटरवे पर रात के वक्त 2 मुजरिमों ने डकैती के बाद बच्चों के सामने एक खातून का रेप किया था। पुलिस ने पहले एक मुलजिम शफकत को, फिर दूसरे मुलजिम आबिद मली को बड़ी तगदौ के बाद गिरफ्तार किया था और अब ये उस केस का फॉलो अप है कि उनकी सजाए मौत और उसमें से कुछ हाई ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स भी आए थे कि जो कि बिल्कुल ही अनफेवरेबल किस्म के स्टेटमेंट्स थे और जिसमें सोशल मीडिया और वैसे आवाम जो थी वो भड़क उठी थी कि ये कोई बात है कमिंग फ्रॉम देयर, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट। बस खबर ये अच्छी है कि उनकी जो और सजाए मौत है उसको बरकरार आप एक्स पर पैगाम दोबारा देख लीजिए। Pakistanis who gang raped French tourist in front of her 3 children after her car ran out of fuel will be executed, court rules। और फिर इलॉन मस्क का ये कहना, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, बाय द वे, सिर्फ हमारा नहीं है। और ये रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट, अब आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, लेकिन ये 100% यही होना चाहिए फॉर रेप। जून आते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
एक्सेप्ट हमारे यहाँ खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का ज़्यादा इम्कान है। कराची वाले अभी मजीद गर्मी सहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। आइंदा हफ्ते भी दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। दूसरी तरफ क्या जी? दूसरी तरफ आलमी इदारा मौसमियात की रिपोर्ट बता रही है कि बहरुल काहिल, वो क्या होता है? समुंदर का नाम, ओशन का नाम है। बहरुल काहिल में एल नीनो सरगर्म हो रहा है, जिससे दुनिया भर पैसिफिक ओशन। व्हाई डिडंट यू जस्ट से पैसिफिक ओशन? No, I am going to put you to test here. नहीं, मैंने आपको कहा है कि समुंदर ओशन का नाम है। उसके बाद आपने पैसिफिक, जो कि आधी से ज्यादा दुनिया को ये whatever you said नहीं समझ आएगी, पैसिफिक समझ आएगा, जैसे अटलांटिक समझ आएगा। आपने जानबूझ के मुश्किल क्यों किया? पहले एल नीनो चल रहा है, इतनी गर्मी है। अब आप ये पूछें एल नीनो, तो अगर आप जब ये आप पूछेंगे कि एल नीनो क्या होता है, कि मैं क्यों पूछूंगी? हमें एल नीनो तक तो हम पहुंच ही गए हैं। तो इसके लिए हमने ज़ैनब नईम साहिबा को ज़हमत दी है, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा बता दीजिए कि एल नीनो क्या है और क्यों अक़वाम मुत्तहिदा तक इसके असरात की वार्निंग दे रहा है। ये खबर है असल में। जब बहरुल काहिल, जिसको दुनिया के लिए आप क्लाइमेट एमेलियोरेटर कहते हैं, या वो सिस्टम जो पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली को जो है वो रेगुलेट भी कर रहा होता है या वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट कर रहा होता है, वो बहरुल काहिल से जो है वो ज़्यादातर डिटरमिन हो रहा होता है। बहरुल काहिल का टेम्परेचर जो है जब वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाता है तो एल नीनो का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि बहरुल काहिल गर्म पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एशिया और अमेरिका की तरफ। और जब एल नीनो होता है तो ये जो हवाओं का रुख होता है वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाती हैं हवाएं, और इसीलिए ज़्यादा गर्म पानी जो है वो एशिया की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कहत साली और गर्म हवाएं और ये जो है ड्राउट का सिलसिला जो है वो यहाँ शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से दूसरी तरफ जो है दूसरी खित्तों में जो है बारिशें भी हो जाती हैं तेज़, और ये इस तरफ जो है वो कहत साली होती है। तो इस दफ़ा वार्निंग इसलिए आई है कि एल नीनो जो है वो तो स्टार्ट होना ही है, लेकिन जो पैसिफिक ओशन या बहरुल काहिल का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री तजावुज़ कर गया है बजाय 0.5 डिग्री के, जिसका मतलब है कि एल नीनो से भी बढ़ के सुपर एल नीनो की प्रेडिक्शन है। और 1877 में जब सुपर एल नीनो आया था, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें मिलता है, उस वक्त दुनिया में कहत साली बहुत ज्यादा फैली थी और 50 मिलियन लोग जो है वो मर गए थे। और उसके बाद मुसलसल कितने आने वाले कितने साल जो है वो गर्म तरीन साल भी रिकॉर्ड हुए थे, 2015 के बाद भी रिकॉर्ड हुए थे, और अभी भी कहा जा रहा है कि एक साल ऐसा आएगा 2030 तक इस एल नीनो के बाद जिसमें टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाएगा दुनिया का। तो इसीलिए इसकी वार्निंग्स आ रही हैं। ओके, सो वी आर बीइंग वार्न्ड हियर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पर बराह रास्त एल नीनो के असरात जो हैं वो मौसमों की शिद्दत की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, कुछ अरसे से नज़र आ रहे हैं, और अभी गर्मी चल रही है, फिर बारिशें भी होना है। क्या गर्मी और बारिशें दोनों मामूल से ज़्यादा होंगी? दैट्स व्हाट बीइंग फोरसीन। देखिए, जब एल नीनो की जो प्रेडिक्शन आ रही है वो ज़्यादातर है कि जुलाई के बाद अगस्त में जो है ये पीक कर सकता है, 2026 के एंड तक ये चल सकता है। उससे पहले जो है वो ये प्रेडिक्शन है कि जिस तरह गर्मी मुसलसल बढ़ रही है, इस साल बारिशें जो है वो अचानक हो सकती हैं और तेज़ हो सकती हैं। क्लाउड बस्ट वाला सिलसिला हो सकता है, या थंडर बस्ट हो सकता है, या शदीद यालाबारी हो सकती है, और सैलाबी सूरत हाल अचानक बारिशों की वजह से जो है वो क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो मानसून की जो बारिशें हैं वो उस तरह से शायद ना हो, लेकिन और वो जैसे पाकिस्तान के कुछ खित्ते में जो है वो नॉर्मल बारिश मुतवक्के है पोटोहार के रीजन में, लेकिन बाकी बलूचिस्तान साइड पे इधर और सिंध साइड पे उस तरह की बारिशें मामूल से कम प्रिडिक्टेड हैं, लेकिन जब भी होंगी वो शिद्दत वाली हो सकती हैं, जिससे सैलाबी सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। तो ये इसकी प्रेडिक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ऐसे हालात में क्लाइमेट चेंज के इन असरात से बचने के लिए लॉन्ग टर्म तो बहुत कुछ होने वाला है, फौरी तौर पर अवाम और हुकूमतें क्या करें और ख़ुद को किस तरह महफूज रखा जा सकता है? देखिए, हुकूमत के लिए तो ये जरूरी है कि जो शदीद गर्मी है इसको हमने कभी अपनी पॉलिसी का हिस्सा, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का हिस्सा उस तरह से नहीं बनाया, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेट है। तो हीट अडेप्टेशन प्लानिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हीट एक्शन प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा किसान मुतासर होते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इस वक्त प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है, और बजट में भी इसको प्रायोरिटी पे करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस पे डिपेंड करी है। जहां तक आवाम की बात है, तो ये जब शदीद गर्मी होती है, टूरिस्ट सीजन है, ग्लोव के अलर्ट्स होते हैं, तो जरा एहतियात बरतें और गवर्नमेंट की दी हुई वार्निंग्स पे कान धरें। लेकिन इसके अलावा जंगलात की कटाई रोकें, जहां पर होती है उसको रिपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, जो कि सस्ते लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं। दरियाओं के गिर्द प्लांटेशन करें ताकि सैलाबी सूरत हाल से हम बच सकें और गर्मी की शिद्दत में भी जो है लोकल तरीके से कमी ला सकें। तो ये कर
बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम हमसे ये बात करने का, और हम और ज़्यादा वैसे परेशान हो गए हैं कि क्या होने वाला है, बट देन वी नो वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग इट फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स आल्सो। आपको आज पता लगा कि पैसिफिक जो है, बहरुल काहिल जो है, वो दुनिया के ज़्यादातर वेदर सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, और पैसिफिक ज़ाहिर है भी ज़रा मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ है। इनफैक्ट अगर आप सियाटल की साइड से जाके देखें ना, तो वो ओशन देखते ही पता चल जाता है कि इट्स नॉट लाइक एनी अदर ओशन। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ें और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात ज़ेर गौर लाने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में कश्मीरी महाजरीन की नशिस्तों का मामला असम्बली में ले जाने का फैसला किया है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि नशिस्तों का मामला असम्बली के ज़रिए तय किया जाएगा, और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतालिक APC में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद शरीक हुए, और अवामी एक्शन कमेटी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनी। कॉन्फ्रेंस में मंजूर मुतफ़िका जो करारदाद हैं, कहा गया कि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है, और कुछ इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात कानून साज असम्बली में हो सकती हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मामलात को डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए। सो या दैट्स द लेटेस्ट। भाई ये देख रहे हैं आप हमारे सामने एक मेहमान और दो किताबें, दो शेरी मजमूए, और खैर शाज़ो नादिर ही होता है कि किसी एक शायर के इकट्ठे एक साथ दो शेरी मजमूए इस तरह पब्लिश हों। अगर इससे पहले इसकी कोई मिसाल है तो हम अपने मेहमान से पूछ लेते हैं। हमारे साथ ही कॉलीग, सीनियर न्यूज़ एंकर और शायर वजी सानी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? क्या हाल है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप किस कैपेसिटी में हमारे पास आए हैं, कि हम भी थोड़े से वरना आप हमारा मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एज अ शायर आपका आना कमेंडेबल एंड कांग्रेचुलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मेरा तीसरा मजमूआ कलाम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। वरना बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता टू गेट पब्लिश्ड। अच्छा, तीसरा मजमूआ कलाम से हाँ ज़ाहिर है दूसरा और तीसरा हुए हैं। अब आप ये ट्विन्स हुए हैं, ये कैसे ख्याल आया और वाई कि आपने एक ही वक्त में दो मजमूए इस तरह रिलीज किए? किताब के नाम अगर आप देखें अब्दुल्ला, ख्वाब लिखते रहे और ख्याल ही नहीं रहा। सो वन इज़ अबाउट ड्रीम्स एंड वन इज़ अबाउट इमेजिनेशंस। तो मैंने या ये हम कंबाइन करके इसको एक बुक बना लेते, एक किताब बना लेते, एक मजमूआ बना लेते। लेकिन हमारे साथ जो दोस्त थे, एक फ़ारूक हज़ार हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको सेग्रीगेट करें, दो हिस्सों में करें, और ख्वाब जहाँ आप देख रहे हैं, यू केप्ट ऑन ड्रीमिंग, सारी ज़िंदगी आप ख्वाब देखते रहते हैं, दिन में अलग और सोते में अलग, तो उनको अलग करें। और जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, एंड आपको पता है कि स्काइज आर द लिमिट, इवन स्काइज आर नॉट द लिमिट, तो उससे भी बियॉन्ड आप, तो उसको हम अलग करें। तो हमने सोचा कि इसको दो किए जाए। अच्छा वजी, आपको हमारे जो व्यूअर्स हैं वो टीवी पे देखते हैं, आप खबरें पढ़ते हैं, आप सहाफ़ी हैं, ज़बरदस्त किस्म का कमाल आपकी एक थ्रो है, और लोग जब आपकी खबरें सुनते हैं वो आपको भी हैं, बड़े बिल्कुल, मतलब आपको एक डिफरेंट उस एनवायरनमेंट में देखते हैं। शायर बड़े हसास लोग होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे फील थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डोंट फील, and they feel differently. And they feel differently. आप बैलेंस किस तरह करते हैं दोनों चीज़ें? Reality and शायरी। नहीं, शायरी इज रियलिटी, हाँ, लेकिन अच्छा उसमें वो ज़रा डिफरेंट सी है। इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। जिस तरह हम एक्स पे या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, शायरी इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, म्यूजिक इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, पेंटिंग इज अनदर फॉर्म। तो इसी तरह है दोनों रियलिटी, बैलेंस करना वाकई एक मुश्किल काम है, बिकॉज जर्नलिज्म इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल, आपको बहुत भारी पड़ती है। It's too real, it's in your face. हाँ, और शायरी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि आपको नर्चर करती है अंदर से। सो मुश्किल है बैलेंस करना, लेकिन करना पड़ता है। अच्छा, ये जो होता है शोहरा से हम सुनते हैं, जाहिर है हमने खुद तो नहीं कभी शेर कहे कि आमद होती है। सो ये आमद कैसे होती है? मतलब कोई थॉट आपके जहन में चल रही होती है, गाड़ी चला रहे हैं, स्टूडियो बैठे हैं, घर में हैं, खाने की मेज़ में हैं, ये प्रोसेस मुझे आप समझा सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कि हाँ जी आपने ये नज़्म लिखी? पिछले 200 साल से सवाल किया जा रहा है, एंड इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन। आप किसी रेडियो को ट्यून करते हैं गाड़ी चलाते हुए, और जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आपके पास बिल्कुल साफ सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। मोर और लेस करीब ऐसा ही प्रोसेस है कि आप एक दफ़ा आपको पता चल जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी है जिस पे मुझे आमद होती है, ये टाइम है। और आपकी बात सही है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खबरें पढ़ रहे हो, इवन कोई खेल कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपको उस दौरान आमद शुरू हो जाती है। और वो एक दफ़ा रास्ता देख लेते हैं ना मेहमान, तो फिर आना जाना उसका लगा रहता है। उसमें ओके, एक्सप्लेन टू अस, जैसे उस पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली बात है,
शाम के वक्त या फिर कोई खामोशी हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कुछ इस किस्म का एनवायरनमेंट होता है? ये आइडियली ऐसा ही होता है हुमा। लेकिन सच बताऊं आपको, कभी कभी आप ऐसे होते हैं कि मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, अचानक मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, और क्योंकि मेरा एक कनेक्शन, मेरी फ्रीक्वेंसी उस वक्त अलाइन हो चुकी होगी और उस वक्त शेर आ रहे होंगे, उस वक्त मैं आप यहाँ मौजूद होते हुए यहाँ मौजूद नहीं होगा। इमीडिएटली आप फोन पे लिख लेते हैं या यू ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर? पहले तुम कागज कलम था, अब हमारे नोट्स आ गए हैं हमारे फोन में, आसान हो गया। गाड़ी चलाते हुए आप वॉइस नोट कर लेते हैं, आसान हो गया है। बट यू कैन नॉट ग्रैब एवरीथिंग एवरी टाइम, कभी कभी आपसे मिस भी हो जाती है। तो वो कुछ चीजें अब हो जाता है। अभी हम आपसे कहेंगे क्या पढ़े, लेकिन जब अगर कुछ आ ही गया फिर आपने उसको नोट भी कर लिया, उस पे भी आप वर्क अपॉन करते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए? ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ एक चीज होती है कि आप लिख लें और स्लीप ओवर इट, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि जिस वक्त वो हो रहा होता है ना, तो वो एक सैले बला होता है, जिसको आप कहते हैं ना ओवरवेल्म हो जाना। उस वक्त आप उसी के सरशारी में, उसी की धुन में, उसी की लगन में होते हैं। क्या होता है सैले बला? लाइक इसको कहते हैं ना बराज ऑफ थॉट्स, है ना। लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो आप अपनी नॉर्मल हालत में, तब आप देखते हैं कि इसमें क्या खामी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी। उसको कहते हैं निक सिक संवारना। तो आप थोड़ा बहुत उसको ठीक करते हैं, उसकी आप उसको ठीक करते हैं कि यार इसमें ये खामी रह गई थी। हम तो नोक पलक कहते हैं, निक्सिक पे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम कुछ सुनते हैं आपसे। प्लीज इरशाद कुछ हमें बताओ। दो चीजें सुनाऊंगा अगर टाइम है, आई डोंट नो। जी जी। दिल का आसेब रक्स कर चुका था, दिल का आसेब रक्स कर चुका था, इश्क का भूत भी उतर चुका था। मिलने आए हो कोई काम तो नहीं, मिलने आए हो कोई काम तो नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो मर चुका था। वाह। एक और चीज मैं सुनाना चाहूंगा अक्सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। वो है कि मुल्क की मईशत पर बजट आने वाला है जी। मुल्क की मईशत पर तज्जिया नहीं मांगा, मुल्क की मईशत पर तज्जिया नहीं मांगा, पैर और चादर का फलसफा नहीं मांगा। बैंक की सहूलत को जानते हैं पर हमने, बैंक की सहूलत को जानते हैं पर हमने तुमसे कर्ज मांगा है, मशवरा नहीं मांगा। वाह हुमा, वेरी नाइस। बाय हुमा, बाय हुमा। एवी उधर देखिए जिन्होंने ये सोचा है और लिखा है। जबरदस्त जबरदस्त। मुल्क के वैसे तो हालात कुछ ऐसे हैं कि बहुत सी चीजें आपको आ ही जाती होंगी और मवाद भी इतना मिलता है। अब मैं जब भी आपसे पैसे मांगूंगा ये शेर सुना के मांगूंगा। तुमसे कर्ज ये तो पता चल गया ना कि कितने पैसे मांगे जाते हैं। अच्छा, और आपने इन अपनी किताबों में क्या क्या और कवर किया? मतलब अच्छा, इसमें इसको तो मैंने आपने बजट तो कवर कर लिया, आपने और हमारी न्यूज़ वर्ड से क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? महंगाई को कवर किया है, खास तौर पर क्रिकेट को तो नहीं किया आपने? क्रिकेट को कवर नहीं किया, लेकिन महंगाई को कवर किया। महंगाई मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको हिट कर रही है, नो मैटर हु, मतलब कितनी ही डिफरेंट क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो ये बड़ा अहम इशू है। और शायर जो है वो एक मैंने पुरानी चीज़ भी इसमें शामिल की। जब मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे और उन्होंने 3 नवंबर 2007 को एक मिनी इमरजेंसी प्लस के नाम से लगाया था, तो तब मैंने एक नज़म लिखी थी, मेरी पिछली किताब में भी थी, लेकिन वो थोड़ी सी इग्नोर हो गई थी, तो मैंने इस किताब में दोबारा शामिल की है। सो चीज़ें इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो 2001-2 में लिखी हुई हैं। हाँ एग्जैक्ट। अगर सेंसर ना होने वाली हो तो आप सुना सकते हैं। वो बहुत लंबी है। आई थिंक आप मेरी किताब लोग पढ़ेंगे तो एक मैंने अपने बेटों को डेडिकेट किए, 3 बेटे मेरे, अरबान, अलियान, हमदान, उन्हें डेडिकेट किए। एक अपनी बेगम सना को डेडिकेट की है, क्योंकि बेगम की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। थैंक्स टू फरीद पब्लिशर के, उन्होंने मेरी किताब छापी। तो आप लोग जो किताब लेना चाहते हैं फरीद पब्लिशर से रब्ता कर सकते हैं और किताब हासिल कर सकते हैं। किताबें ये हमने सामने रख भी दी हैं। एंड सो अब आप हमें कुछ और, हमारे पास वक्त है, हमने ले लिया और वक्त, अब हमें कुछ और प्लीज इरशाद। अच्छा, हमारे इज़्न से, इज़्न कहते हैं इजाजत से, हमारी परमिशन से, है ना। इज़्न जो निकाह के वक्त लिया जाता है दुल्हन से। Really? हाँ, उसे इज़्न कहते हैं। हमारे इज़्न से साकी बने और, हमारे इज़्न से साकी बने और, हमी पर जाम छलका कर दिया लो। हमारे इज़्न से साकी बने और, हमी पर जाम छलका कर दिया लो। हमारी दोस्ती भारी थी तुम पे, तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया लो। वाह 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 वाह।
थैंक यू वेरी मच। ये वैसे क्या हो रहा था कि आपको ये दोस्त आते हैं एहसान जताने, मतलब आपने उनको मतलब ना आप एक ज़माने में आपको गॉड फादर कह रहे होते हैं, कहते हैं यार आप मेरे मेंटोर हो और यार मेरा मुरब्बी, फिर आखिर में बताते हैं कि यार वो आप बड़ा टाइम ले रहे हैं मेरा, तो आप बताएं यार एहसान कर रहे हैं तो यार वेरी नाइस। मतलब शायरी इस शायराना अंदाज में जवाब दे देना अगर हो तो उनको पता भी चल जाता होगा कि उनके लिए हैं ये शेर आपके। बट वजी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर न्यू टू बुक्स कि उन्होंने मुझे बुलाया खास तौर पे। ऑफ कोर्स भाई, मतलब इतना टैलेंट हमारे पास ही है तो व्हाई नॉट उसको शोकेस किया जाए। Thank you, Vaji, and we are going to see you guys tomorrow. Inshallah, have a great day. Bye.